कुछ ये बताने की आवश्यकता है क्या? जिसने पूरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पीआर एजेंसी आईपैक के माध्यम से नरेंद्र मोदी की राजनीति को स्थापित करने में लगाया हो। जब 2024 में 3 चरणों के चुनाव के बाद इनको लगा कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो फिर से उन्हीं के लिए भूमिका बनाना शुरू कर दिए। तो जब ये नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक रूप से बैटिंग चल रहा है, किस तरह से लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और किस तरह से पटना से जो दवाइयाँ चलती है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है, इन सब बातों का उन्होंने चित्रण किया, वर्णन किया। ये सच्चाई जान लें, वो बयानवीर बनने से पहले एक बात समझ लें कि सच और सच्चाई तो ये है कि जो बिहार में वर्तमान में सरकार चल रही है, ये सरकार चल नहीं रही है बल्कि चलती हुई दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं जनता साइरा न्यूज। अभी आज से 10 सितंबर से तेजस्वी यादव जी का संवाद यात्रा निकलने वाला है, जिसमें पहली सूची में 7 जिलों का नाम आया है और ये समस्तीपुर से आज प्रारंभ हुई है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी के जो गोह के पूर्व विधायक रहे हैं मनोज शर्मा जी, उनका बयान आता है कि इसको आभार यात्रा बोलना चाहिए। तो इसी को लेकर के हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज जी मौजूद है। से इस चीज पे इनका व्यक्तिगत विचार जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जो आज तेजस्वी यादव जी का पद यात्रा संवाद यात्रा निकल रहा है, मतलब उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, तेजस्वी जी आज कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि कर्मभूमि समस्तीपुर से यात्रा का प्रारंभ किया और आज 6 विधानसभा जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के आने वाले सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संवाद के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और स्पष्टता जो कार्यकर्ताओं के विचार आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के सोच हैं, जो जनता के बीच से कार्यकर्ता काम करके अपना फीडबैक दे रहे हैं, उसके आधार पर सारे बातों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ग्रहण कर रहे हैं और उनसे वर्तमान सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों के प्रति ज़मीनी सतह पर हकीकत जानने का भी प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता के माध्यम से हम आम आवाम के बीच जाएं, कार्यकर्ता के माध्यम से आम आवाम के मुद्दे को हम उठाएं और आम आवाम के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल हैं, वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, उन सारे बातों को सुनने का काम कर रहे हैं, सारे बातों को जानने का काम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से आगे बातों को बढ़ाने का काम करेंगे। आज से जो यात्रा शुरू हुई है, आज और कल वो समस्तीपुर में रहेंगे। आज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के साथियों से मिलेंगे और कल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यकर्ता साथियों से टाउन हॉल समस्तीपुर में मिलेंगे और कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि गो के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या बात बोला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मैं पूछना चाहता हूं, जिस इलाके से वो आते हैं, उस इलाके में उन्होंने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, ये स्पष्ट कर दें, ये बता दें। पूरे बिहार के बारे में वो चित्रण नहीं करें, अपने क्षेत्र का ही चित्रण कर दें, तो स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ जाएंगी। बीजेपी तो राष्ट्रीय दल है भाई, बीजेपी राष्ट्रीय दल का मतलब ये नहीं है कि विधायक चित्रण करेंगे। विधायक को सबसे पहले तो बताना चाहिए, जो सीबीएसई सेंट्रल स्कूल खोलने का मामला वहाँ पर बहुत दिनों से रुका पड़ा हुआ है गोह के अंदर, उस पर क्या केंद्र सरकार कर रही है, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रहते हुए धरना भी दिए थे, प्रदर्शन भी किए थे। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सरकार के तरफ से एक्शन नहीं। जब आप शिक्षा के प्रति इस तरह का सोच रखते हैं तो आप किस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा? आप चिकित्सा के मामले में वैसे ही फिसड्डी हैं। आपका पोल खोल दिया बिहार सरकार के ही मंत्री मदन सहनी ने, वो भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के सामने, जेपी नड्डा के सामने, कि बिहार में किस तरह से अस्पताल चल रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था चल रहा है, किस तरह से लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और किस तरह से पटना से जो दवाइयाँ चलती है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। इन सब बातों का उन्होंने चित्रण किया, वर्णन किया। ये सच्चाई जान लें,
वो बयानवीर बनने से पहले एक बात समझ लें कि सच और सच्चाई तो ये है कि जो बिहार में वर्तमान में सरकार चल रही है, ये सरकार चल नहीं रही है, बल्कि चलती हुई दिख रही है। कहीं से सरकार के स्तर से जनता और जनता के मुद्दे को, जनता के सवालों को हल नहीं किया जा रहा। और ये वर्णन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बयान वीर बने हुए हैं। पहले बताएं ना कि जो पुल पुलिया गिरा है इनके ही कार्यकाल में बना, इनके ही कार्यकाल में गिर गया, तो कौन सा विकास का आयाम है? जहां आज एनएच का ये वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारे एनएच 5-5 फीट 10-10 फीट तक धंस गए हैं, वहां पर गाड़ियां चल नहीं पा रही है। इसका भी बात बता देना। और किस तरह से एनएच बनाने में लूट हुआ है, किस तरह से सड़क बनाने में लूट हुआ है, ये बता देना, स्पष्ट कर देना। और जहां तक सड़कों के निर्माण का मामला है, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में रघुवंश बाबू जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने सड़कों का जाल, सड़कों का कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए। इसलिए सच और सच्चाई जान ले। बिहार में आज जो विद्युतीकरण योजना देख रहे हैं, जो गांव-गांव तक बिजली देख रहे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत यूपीए 2 की सरकार में ये कार्य किए गए और हर घर तार और बिजली पहुंचाने का काम किया गया। ये यूपीए 2 सरकार की उपलब्धि है और इसको ये अपने में भंजाना चाह रहे हैं। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। सर, राजद के ही कुछ कार्यकर्ता बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी जिनका अभी 2 अक्टूबर को पार्टी बनने वाला जनसुराज, वो बीजेपी के बी टीम यानी एनडीए के बी टीम होने वाला, क्या लगता है आपको? अच्छा, ये बताने की आवश्यकता है क्या? जिसने पूरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पीआर एजेंसी आईपैक के माध्यम से नरेंद्र मोदी की राजनीति को स्थापित करने में लगाया हो, जब 2024 में 3 चरणों के चुनाव के बाद इनको लगा कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो फिर से उन्हीं के लिए भूमिका बनाना शुरू कर दिए। तो जब ये नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक रूप से बैटिंग करते रहे हैं, तो ये राजनीतिक पिच पर अलग से अपने आप को इसलिए स्थापित कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार में जो समाजवादी विचारधारा है, जो समाजवादी दृष्टिकोण है, उसको हम अकेले परास्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी चिराग पासवान का सहारा लेते हैं, कभी आपको प्रशांत किशोर जैसे लोगों का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार के लोग जो यहाँ मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो गिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और प्रशांत किशोर तो दूसरे के जमे जमाए पिच पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी को 40 टिकट कौन सा दीजिएगा? आरएससी दीजिएगा कि वेटिंग दीजिएगा? रेलवे भी आजकल जो रिजर्वेशन का टिकट काटती है, उसमें वेटिंग आरएससी भी काट देती है। और वेटिंग वाले की स्थिति ये होती है कि अगले स्टेशन पर उसको उतार दिया जाता है। वो जनरल सीट पर भी बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह का प्रशांत किशोर मुसलमानों के लिए 40 सीट की व्यवस्था किए हैं, वेटिंग लिस्ट वाला, ताकि अगले स्टेशन पर इनको भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उतार दिया जाए और राजनीतिक पैंतरेबाजी करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगला दिया जाए। लेकिन मुसलमान बहुत समझदार है, मुसलमान को पता है कि हमारी राजनीति हमारे लिए जो सारी कुर्बानियाँ दिया है, जो हमारे लिए सारे झंझावत झेला है, जो सारी कठिनाइयाँ झेला है, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, भाजपा के लिए अपना जो पिच तैयार कर रहे हैं, उस पिच पर कोई भी खेलना पसंद नहीं करेंगे। और आप देखेंगे 2 अक्टूबर से पहले ये जो पार्टी बनाने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये पार्टी नहीं बना पाएंगे, स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। तो अभी हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज जी मौजूद थे, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार, जो मनोज शर्मा जी ने कहा था कि इसको जन संवाद यात्रा ना बोल करके इसको आभार यात्रा बोला जाए, उसको लेकर के जो इनका विचार था, इन्होंने बताया कि जो रोड है वो यूपीए 2 की भी सरकार बनी हुई है। और जो राजद के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया था कि प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनने वाला है, वो बीजेपी का बी टीम है, उस पर भी इन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार शेयर किया। तो मैं आशीष कुमार, कैमरा में सोनू यादव के साथ, आप लोग देख रहे थे जनता साइरा न्यूज।